अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, हमने आज अपने स्टूडियोज में एक ऐसी शख्सियत को मद्दू किया है जिनका हम पिछले 1 साल से इंटरव्यू करने की कोशिश कर रहे थे, पर ना जाने क्यों वो हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने नहीं आई, पर आज आ गई हैं। तो देर आए दुरुस्त आए। तमाम मामलात के ऊपर गुफ्तगू करती हैं वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात मोहतरमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही शुक्रिया कि आज आप आई। तो नाज़रीन, बहुत से मामलात हैं जिनके ऊपर बात करना है। मीडिया पर बढ़ता हुआ दबाव है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत को लेकर पार्लियामेंट में अहम कानून साजी होनी है और अपोजिशन के साथ जो मामलात हैं वो तय पाने हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन की भी तैनाती है और भी दीगर जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनकी भी तैनाती जो है वो लटकी हुई है। फिरदौस साहिबा, सबसे पहले मैं आपसे एक ऐसा सवाल करना चाहती हूँ जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, और वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी बहुत ही बुरी रही है। हमारे वजीर आजम जो हैं वो भी एक क्रिकेटर हैं और हमने आपको भी देखा कि आप भी बड़ा अच्छा क्रिकेट खेल लेती हैं। तो अब किसकी जिम्मेदारी है कि उनकी कारकर्दगी इतनी बुरी रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीज़ा, सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ और माजरत खा हूँ। वाकई जो मेरी मसरूफियत रही और आपका मेरा जो एक रिश्ता है आपकी वालदा की वजह से, मैं समझती हूँ कि मेरी वो उस्ताद हैं और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे, वुमेन एक्टिविस्ट के तौर पे, इवन माई स्कूल लाइफ जो है वो फातिमा इनाम मेडिकल कॉलेज से स्टार्ट लेते हुए जितनी भी एज अ यूनियन लीडर मैंने कॉलेज और हॉस्पिटल में, फिर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से जहाँ दुखी इंसानियत की बात आती, किसी सप्रेस्ड कम्युनिटी की बात आती, तो वहाँ बीइंग अ वुमन मेरे लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी। तो आप उनकी बेटी हैं, तो मैं ये वैसे मेरे पे कर्जा है कि मैं आपकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन इसमें ये है कि जो मेरी मसरूफियात इस किस्म का ओवरलोडेड वर्क है और सुबह से लेकर रात तक कुछ पता नहीं है। मैं आपको देखती हूँ और आप काफी आपको पता है कि मेरा अपने काम के साथ हमेशा जुनून की हद तक इश्क होता है और मैं ये नहीं हो सकता कि लेबल हो और लेकिन उस लेबल के साथ मैं इंसाफ ना करूं। तो फिर इंसान हूं, कहीं ना कहीं फिर वो टाइम की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। जो आपने क्रिकेट की बात की, तो ये मेरा पैशन है और मैं उस दौर में क्रिकेट खेली है जब किसी बेटी को हाथ में बैट रखना, पकड़ना ही गुनाह समझा जाता था। और उस माहौल में क्रिकेट खेली है कि जहां जिम्मेदार कल्चर में बेटी जो है वो किसी स्पोर्ट्स में आए या प्रोमिनेंट हो, तो ऐसी सूरत हाल में मैं उस दिन अपने कॉलेज गई हूँ। और फिर एक आपको पता है, बीइंग मेडिकल स्टूडेंट, साइंस पढ़ने वाला जो बच्चा होता है उसके पास वैसे ही टाइम बहुत कम होता है। तो स्कूल में साइंस, कॉलेज में साइंस, फिर गई भी मेडिकल स्कूल में, फिर आगे डॉक्टर, फिर सर्जरी। लेकिन जो मेरा नशा था क्रिकेट का, वो मुझे इतना बेचैन करता था कि जो मेरी क्लास फेलोज दोस्त ब्रेक टाइम में कैंटीन जाती थी कुछ खाने पीने, मैं अपनी किट पहन के ग्राउंड में आती थी कि नहीं मुझे क्रिकेट। तो आपने कभी प्रोफेशनल क्रिकेट के बारे में नहीं सोचा? देखिए उस वक्त तो आप ये अर्ली 90s और लेट 80s की जब बात कर रही हैं, तो उसमें कहाँ इतना खवातीन की क्रिकेट के हवाले से कोई स्पोर्ट थी या ओनरशिप थी। ये तो अब जाके क्रिकेट टीम जो है आई है सामने और ये चेंज है। और मैं समझती हूँ कि इनकी कारकर्दगी से आप भी यकीनन मायूस तो हुई होंगी। इसके अंदर मल्टीपल फैक्टर हैं मनीज़े, और मैं समझती हूँ कि किसी भी शोबे के अंदर एकदम से तनज़ली नहीं आती, कुछ उसके पीछे मैकेनिज्म और फॉल्ट लाइंस होती हैं जो अल्टीमेटली इस क्राइसिस को जन्म देती हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल आपकी सही है और ये पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की ख्वाहिश और आवाज़ है कि क्रिकेटर पाकिस्तान का वजीर आज़म है, एक स्पोर्ट्समैन पाकिस्तान को लीड कर रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट और स्पोर्ट्स, उसकी रिवाइवल होनी है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो एक पीसीबी का ढांचा, उस स्ट्रक्चर को जो चेंज किया है कि जब निचली सतह पे आप टैलेंट को इनकरेज करते हैं
सिफारिश और जो फेवरेटिज्म है उसको हटा के तो नेचुरल कैपेबिलिटी बेस्ड आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड जब टैलेंट ऊपर आता है उसको आप मौका देते हैं मेरिट पे, तो अल्टीमेटली उसके रिजल्ट्स आते हैं। तो अभी ये जो आपकी तो अभी आपको लगता है कि अभी वक्त है और वक्त के साथ मामला ठीक होंगे? मुझे ये यकीन है कि ये जो आपका स्टेटस को क्रिकेट के अंदर भी खत्म हुआ है, उसका जो गला सड़ा स्ट्रक्चर था, जो रास्ते में रुकावटें डालता था आपकी परफॉर्मेंस के और मेरिट के रास्ते में दीवार बनता था, आपने उसको हटाया तो अल्टीमेटली आपकी अंडर 16 चले अंडर 19 और क्रिकेट से निकलते चूंकि वक्त की किल्लत। और आखिरी बात इसमें स्कूल्स जो हैं, हमें पता है कि स्कूल के अंदर जो हमने खेली है, स्पोर्ट्स खेली है, हमारी फिजिकल एजुकेशन थी, हमारी एनसीसी थी, हमारी ट्रेनिंग थी और हमें बकायदा फिटनेस के लिए क्लासेस दी जाती थी। डॉक्टर बात ये है कि मिसिंग है, जो हमारा जो प्रोग्राम होता है ये भी कुछ क्रिकेट के मैच की तरह ही होता है, 2020 ही होता है, क्योंकि टाइम बड़ी जल्दी जाता है। ठीक है, आप भी खिलाड़ी खेलते हैं, 2020 खेलते हैं। अब 2020 पे आइए, डॉन के दफातर के ऊपर हमने देखा कि पीर को हमला हुआ, आज आपकी स्टेटमेंट आई है तो आज नहीं आई है, आज ही आई है। मैंने जिस वक्त ये वाकया हुआ तो हमारे भाई हैं आपके, इसके भी हैं, पीबीए के भी प्रेसिडेंट और मुश्किल मसूद साहब डॉन को के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं। उसी वक्त मैंने उनको कॉल करके उस पूरे वाकये के मुतालिक आगाही ली और उसके आपने उनको कॉल की कि उन्होंने आपको पहले उनकी कॉल आई, पहले उनकी कॉल आई और वो मिस्ड हो गई क्योंकि मैं बिजी थी किसी मीटिंग में। तो मैंने फिर उनको कॉल बैक किया। उस वक्त तक मुझे नहीं पता था कि कोई ऐसा सैड इंसिडेंस हुआ है। मैंने उनको कॉल बैक किया, उन्होंने मेरे नोटिस में लाए। उसके बाद फिर वो डीसी से बात हुई, कमिश्नर से बात हुई, आईजी से बात हुई और वो सारा जो रिक्वायर्ड उनको एनवायरनमेंट मिलना चाहिए था, एक जॉब सिक्योरिटी का, एक उनका सेल्फ सिक्योरिटी, इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटी, फिर वो सारा हमने इंश्योर किया। देखिए ये लोग कौन थे, इसलिए चूंकि कमिश्नर से आपने कहा आपकी बात हुई तो कुछ मालूम पड़ा कि ये कौन लोग थे जो बाहर आके इस किस्म की नारेबाजी आपके मुआशरे के अंदर हर तरह का सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है, हर तरह का मॉडरेट भी है, प्रोग्रेसिव भी है, एक्सट्रीमिस्ट भी है और वो फंडामेंटलिस्ट भी है। तो ये सारे फैक्टर जो है इस मुआशरे में एग्जिस्ट करते हैं। इसमें ये पिन पॉइंट नहीं मैं कर सकती कि वो स्पेसिफिकली वो सिविल सोसाइटी के चूंकि लोग हैं, वो अपने आप को सिविल सोसाइटी के कह रहे हैं कि ये एंटी पाकिस्तान, इन्होंने इसमें लिखा है, पाकिस्तान को बदनाम किया है, पाकिस्तान का फेस दागदार किया है। लेकिन मैं समझती हूँ कि डॉन जो है बानी है पाकिस्तान की सोच का खास है और इसकी पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट करने का अमीन है और हमारी नजरियाती सरहदों का मुहाफिज है। तो जो उस हवाले से देखिए उसके अंदर जो स्टोरी आई ना, स्टोरी ने आप उसके थोड़े से पैरामीटर्स को अगर देखते हैं, मेरा कंसर्न भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है कि भाई मुल्क की एक सेंटिटी जो है, मुल्क का एक आइडेंटिटी जो है और ओवरऑल हमारे जो चैलेंजेस हैं, फैक्टिव में हैं हम और हमारे ऊपर लेबल है। बात आपकी सारी तो दुरुस्त है, मगर इस तरह का मुजाहरा जब आप करेंगे तो आप मैसेज सिर्फ डॉन को नहीं भेज रहे, आप मैसेज तमाम सहाफी कम्युनिटी को भेज रहे हैं कि आप अगर स्टोरी करेंगे तो उसका ये भी खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा कि हम धावा बोल देंगे आपके दफातर के ऊपर, हम नारेबाजी करेंगे, हम आपकी जिंदगी को मतलब इस तरह के उसमें आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको लिखने का हक है तो क्या उनको इख्तिलाफ करने का हक नहीं है? नहीं, मगर जिस तरह आपने मौलाना फजलुर रहमान को कहा कि आप मुजाहरे जरूर करें मगर पुरअमन मुजाहरे करें। आप किसी को आके कहे कि मैं आपको कत्ल कर दूंगा या मैं आपको मार डालूंगा या आप नहीं, अगर किसी जगह ये किसी ने कहा कि आपको कत्ल कर देंगे, अगर कहीं कहा तो बताएं। एज अ गवर्नमेंट, एज अ स्टेट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी को ये हक नहीं है कि वो किसी को धमकियां दे, डराए, धमकाए देनी चाहिए। अच्छा ठीक है, ये अच्छी आपकी स्टेटमेंट आ गई है। अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल रोल ऑफ मीडिया जो है वो आपको भी अदा करना है। मेरी सियासत आप जरूर उसको क्रिटिसाइज करें,
लेकिन मेरी रियासत के राइट को प्रोटेक्ट मैं अकेले नहीं कर सकती। एक आपको भी करना मेरे साथ मिलकर। ये 2020 तो मैं चाह रही हूँ कि जरा जल्दी दी। इसके अंदर मीडिया ट्राइब्यूनल्स का भी आपने एक दफा ऐलान किया था। आपने किया था ऐलान ये जुलाई के महीने के अंदर, आपने कहा था कि मीडिया ट्राइब्यूनल्स बनेंगे। तो अब क्या हुआ? क्या वो एक ऐलान था, उसके बाद बात सुने कि आपका यहाँ रेगुलेटर है जिसका नाम पैमरा है। पैमरा के अंदर एक आपकी काउंसिल ऑफ कंप्लेंट है। काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के हवाले से किसी का भी XYZ का जो भी रोल है, दुनिया के किसी महज़ब माशरे में UK या अमेरिका से ज्यादा तो डेवलप्ड डेमोक्रेसीज आप हवाला नहीं दे सकते ना दुनिया में। और वहां पे भी आपको एक रिस्पॉन्सिबल रोल ऑफ मीडिया जो है, जहां रेगुलेशंस भी है, जहां पे मॉनिटरिंग भी है। सब कह रहे हैं कि रेगुलेशंस होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, मगर मीडिया ट्राइब्यूनल्स की इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि मैं भी लॉ की तालिब इल्म हूँ। तो अगर इतने सारे कोर्ट्स हैं और माशाल्लाह हमारे जो अदालतें हैं वो वुज़रा आज़म को भी गॉडफादर कह देते हैं, वो लोगों को घर भेज देते हैं। आपको एक्सप्लेन तो फिर वहां पे हमारे केसेस क्यों नहीं चल सकते? नहीं, वहाँ चल सकते हैं, यही बात हम चाहते हैं। मुझे बताएं कि टैक्स कोर्ट्स जो हैं वो क्या टैक्स पेयर के किसी राइट का इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई? नहीं बताए ना। मगर मैं आपसे जानने की कोशिश कर रही हूं वो क्या कर रही है, वो लोगों को स्पीडी जस्टिस दे रही है। डिफरेंट और एग्जैक्टली डिफरेंट किस्म का बहुत सारे बने ना, उसके बहुत सारे लोग आ जाते हैं। मीडिया तो चंद ऐसा नहीं है। देखिए, आपका एक है मीडिया मालकान, एक है एंकर, एक उस मीडिया के अंदर काम करने वाला वर्कर है, फिर आपके सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी है, या ओवरऑल पाकिस्तान की अवाम है, वो भी एक स्टेक होल्डर है। मैं सिर्फ जानने की कोशिश कर रही हूँ कि मीडिया ट्राइब्यूनल्स बन रहे हैं कि नहीं? मीडिया ट्राइब्यूनल ना पहले बन रहे थे, ना अभी तक किसी तरह भी उस हवाले से कोई मैकेनिज्म है। हुआ क्या कि आपकी जो पैमरा के अंदर ही काउंसिल ऑफ कंप्लेंट है, जिसके अंदर आप मेरे से अगर मीडिया को कोई गिला है या हुकूमत से है या किसी भी एंकर से किसी को है या एंकर का किसी स्टेक होल्डर से है, तो वो उस काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के अंदर जाके कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है। और उसके मैकेनिज्म को स्पीड अप करने के लिए ये एक सोच कैबिनेट के अंदर डिस्कस हुई कि उनको कैसे उसी काउंसिल ऑफ कंप्लेंट को स्ट्रेंथन करके जो आपके पेंडिंग केसेस हैं, आज भी मगर 800 से ज्यादा केसेस हैं जो मैं आपकी सारी बातें समझ गई हूं, उसको स्पीडी करने के लिए, इफेक्टिव जस्टिस को इंश्योर करने के लिए आइडिया जो है वो अबैंडन हो गया फिलहाल। उसको इसलिए कि हम ये चाहते हैं, हमने PBA के पास वो रखा, आप लोगों ने कंसर्न शो किया, हमने APNS के पास लेके गए, उन्होंने कंसर्न शो किया, हमने CPNE के पास, चूंकि कंसेंसस नहीं है। मैं समझ जिस चीज पे कंसेंसस नहीं होगा, वन साइडेड गवर्नमेंट उसको कभी मुसल्लत नहीं करेगी। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अब आपने एक और जगह कंसेंसस पैदा करना है। और उसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो कहते हैं कि ये जो आपने एक अमेंडमेंट करनी है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के टेन्योर के हवाले से, वो ये कहते हैं कि ये हुकूमत तो बस मेहमान है चंद महीनों की, बल्कि एक जगह तो उन्होंने ये भी कहा कि 1 महीने की मेहमान है, फिर वो चली जाएगी। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आज शहबाज शरीफ साहब ने भी कुछ अहम बयानात दिए, वो क्या दिए जरा प्लीज दिखाइए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील हैं जिनसे मैंने मशवरा किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकीलों से भी, और जो बार्स में हैं, लॉयर्स हैं, उन सब का राय इस वक्त तक तो ये है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आना पड़ेगा, लेकिन इसका जो तफसील है हमें पता चलेगा जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनका लॉन्ग ऑर्डर आएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल पॉजिटिव होगा, हम तो चाहेंगे कि हम एक कंसेंसस पैदा हो, लेकिन साथ साथ मैं ये जरूर कहूँगा कि ऐसे लग रहा है कि हमारा वजीर आज़म साहब कंसेंसस नहीं बनाना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पहले हमारा नया वजीर आज़म होगा, फिर काफ़ी आईनी तरमीम आएगी। और मेरी ये गुजारिश होगी, इमरान खान न्याजी उनको समझ तो कुछ नहीं आए, क्योंकि उनका चेंबर खाली है अनफॉर्चुनेटली। is purely constitutional legal way forward, और मैं समझता हूँ जितनी जल्दी इन हाउस चेंज लाई जाए और इमरान खान न्याजी जो कि एक बोझ बन चुका है पूरी कौम के ऊपर,
तमाम 22 करोड़ आवाम को ये बोझ बन चुका है। मैं समझता हूं कि इस गवर्नमेंट के साथ, इस शख्स के साथ तो कोई बात नहीं हो सकती जो अभी भी दिन रात ऑपोजिशन को दुश्मनाम तराजी करते हैं और गालियां देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अब फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि मैं वजीर आजम को ये तजवीज़ दूंगा कि ये मामला पार्लियामेंट के अंदर मत लेके जाएं, इसको आप रिव्यू पिटिशन के तौर पे वापस सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएं। क्या वो इसलिए ये कह रहे हैं कि वो अवॉइड करना चाहते हैं पार्लियामेंट के अंदर जाना, चूंकि ये ऑपोजिशन का जो हमने दिखाया ये रवैया है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामेंट के अंदर टोटल उनकी 12 सीटें हैं, मगर मैं बिलावल भुट्टो साहब मैं उनकी, देखिए ये सारा बेरोजगार उनका वो टोला है जो जमहूरियत इनको उस वक्त चाहिए जब ये हुकूमत में है, पार्लियामेंट उस वक्त चाहिए जब ये इक्तदार में है। जब ये इक्तदार में नहीं है, हुकूमत में नहीं है, तो ना इनको जमहूरियत से दिलचस्पी है ना इनको पार्लियामेंट से दिलचस्पी है, क्योंकि इनके ख्याल में उस पार्लियामेंट के अंदर जो मुंतखब किया गया वजीर आजम है वो इनको कबूल नहीं है, क्योंकि वो इनके साथ मुकमुका की सियासत करके पाकिस्तान को जिस नहज पे ये छोड़ गए हैं वहां से निकाल के बेहतरी की तरफ जाना चाहता है। आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपस में होती रहती हैं तो हम उसको देखते रहते हैं, मगर आज चूंकि मैंने आपको बुलाया, मैं चाहती हूँ कि खबरों के लिए भी एक छिक्का होता है ना, कि न्यूज का छिक्का। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि रिव्यू पिटिशन में क्या हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या कि हम पार्लियामेंट के अंदर ही इस मामले को परसू करेंगे, चाहे 2/3 मेजॉरिटी? बात ये है कि चूंकि अदालत आलिया ने पार्लियामेंट के कोर्ट में ये गेंद फेंकी है कि पार्लियामेंट इस हवाले से गाइडलाइंस तय करे और हुकूमत इस पे अपनी तरजीहात बनाए, और आर्मी एक्ट के अंदर जो भी अमेंडमेंट्स हैं, पहली बात तो ये है कि ये कानून में अमेंडमेंट नहीं होनी, ये रूल्स में अमेंडमेंट होनी है। ये हुकूमत का मौक़िफ़ है, ये हुकूमत का मौक़िफ़ है। ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए होनी है और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। और इस पे हम ये चाहते हैं, हमारा क्या मौक़िफ़ है कि हमारी ये किसी जमात की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इशू नहीं है, ये पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जो आपकी दिफा कौमी सलामती के ज़ामन है, और इनको सियासत की नजर ना करे। ये कुछ सियासी अमेंडमेंट नहीं है, ये कौमी मफाद के अंदर की गई अमेंडमेंट है और इसकी जरूरत है, मगर तो सबको मिलके कंसेंसस से जो पार्लियामेंट का असल काम है का जो कानून साजी है वो पार्लियामेंट की बुनियादी जिम्मेदारी है। डॉक्टर साहब, तो इसके अंदर सिर्फ आपकी सियासी एजेंडे से ना जोड़ा जाए। ऑपोजिशन नहीं इसके पर तंकीद कर रही, हम भी चूंकि मैं पार्लियामेंट आती रहती हूँ, आप देखती रहती हैं, तो आपके कुछ इत्तेहादी जो हैं वो भी बड़े परेशान हैं। वो कहते हैं कि जी इन्होंने ऐसे कर कैसे दिया, इनकी इतनी कारकर्दगी इतनी बुरी क्यों थी, इतनी नाकस क्यों थी। फरुख नसीम साहब इतने पाए के वकील, मगर 3 समरीज आ रही हैं, कई जगह एक्सटेंशन लिखी हुई है, कई जगह रीअपॉइंटमेंट लिखी हुई है। वो कहते हैं कि इन्होंने देर जान के की। बात यह है मनीज़ा कि जो आपका पहला बात रिव्यू की है, रिव्यू हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर कंसेंसस से नॉन कंट्रोवर्शियल तरीके से ये चीज हो, और अगर अपोजिशन इसको इस पे सियासी एजेंडे के तहत अपने कोई मुकमका के लिए इसको बार्गेनिंग चिप के तौर पे सियासी ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करेगी, तो फिर वो रिव्यू का ऑप्शन तो एक ऑप्शन है जिसको हालात, वाकयात और सूरत हाल को देख के उसको इख्तियार किया जाएगा। लेकिन पार्लियामेंट का अपना तकद्दुस, वकार और उसकी अपनी सॉवरेनिटी और सुपरमेसी इसी में है कि हम पार्लियामेंट से ये करें। दूसरी जो बात आपने की कि देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो रिमार्क्स दिए गए, उन रिमार्क्स के बाद जो फैसला आया, फैसले के अंदर किसी जगह भी कोई ऐसी लाइन, कोई लफ्ज रिफ्लेक्ट नहीं करता कि उनको उस पे कोई कंसर्न था या जो ड्राफ्टिंग थी उस पे कोई नहीं, उसके अंदर तो था, वो मैं 3 दिन वहां पे थी। मगर चलें, अगर इस बात से आप इसको रद्द करती हैं, इस क्रिटिसिज्म को रद्द करती हैं,
सवाल ये है कि इस पूरे इशू को एक तरीके से पॉलिटिसाइज तो आपकी भी कुछ वुज़रा ने किया, उन्होंने इस किस्म के बयानात दिए जिससे पहले ही बात खुल गई, जो शायद उनको जेब नहीं देता था। जरा शेख रशीद साहब ने क्या कहा, आप दिखाएं। डन है, डन है, डन है, डन है। बाजवा 3 साल के लिए डन है, डन है, डन है, डन है। जी डॉक्टर साहिबा, ये कह देना कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ डन है, डन है, डन है, ये नहीं पॉलिटिसाइज होता? देखिए, ये बेसिकली चूंकि शेख साहब का एक अपना स्टाइल है और एक वो दबंग किस्म का उनका अंदाज है, ये उनकी अपनी एक जाती राय है जिसको मैं समझती हूँ कि हुकूमती मौक़िफ़ जो है वो देना मेरी जिम्मेदारी में है। तो अगर मेरे मुंह से ये चीजें नहीं आई तो इसका मतलब है कि जाती राय में और हुकूमती पॉलिसी में फर्क होता है। तो फिर जो शेख रशीद साहब कह रहे हैं वो हुकूमती पॉलिसी नहीं है। हुकूमती पॉलिसी उनका जो नैरेटिव है, जो आप कहना चाह रही हैं कि कंसेंसस के बगैर उन्होंने ये चीजें जो है वो की, तो आपको पता है कि शेख रशीद साहब का जो हाथ है वो अपोजिशन की नब्ज पे होता है और अपोजिशन की नब्ज शनासी करते हुए वो ये समझते हैं कि साबका द्वार में जो कुछ वो करती रही अपोजिशन और जिस तरह से फिर वो चीजें आगे बढ़ती रही, तो तारीख के राग को वो उल्टा सीधा करके थोड़ा सा देखते रहते हैं, तो उससे उधर से उनको वो हकायक सामने आते हैं, जिसकी बुनियाद पे वो गुफ्तगू करते हैं। मैं आपके सामने भी रखना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कहा कि उनकी जो फिंगर है वो नब्ज के ऊपर है, मगर अपोजिशन की जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलखसूस रुबीना खालिद जो सेनेटर है, उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, ये मामला जो है इसको आने दें पार्लियामेंट के अंदर, और ये चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल हम समझते हैं कि इट हैज टू बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कैन नॉट बी डन बाय अ सिंपल मेजॉरिटी जिसके लिए आपको चाहिए, और उसके लिए बैठ के मुशावरत करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, तो इससे कबल अज़ वक्त होगा कुछ कहना इसके बारे में। डॉक्टर साहिबा, ये पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सामने नहीं आया, मगर जहां तक MQM का सवाल है, GDA का सवाल है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का सवाल है, तो उन्होंने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर जो अपने डिफरेंसेस हैं उसके बारे में बात की है। नॉट ऑल इज वेल। देखिए, ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जो आमरीयत नहीं जमहूरियत पे बिलीव करती है, और अभी आप कह रही थी राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, तो वो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है कि हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत पे बिलीव करते हुए आपके वो जो आमराना पिछले दौर में कि कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई हिल नहीं सकता, जमात के अंदर कोई बोल नहीं सकता, और जो जिले सुबहानी का फरमान है वही शाही फरमान है और सारे शाही फरमान को फॉलो करें। तो ये ऐसा नहीं है, वो हर जमात जो हमारे साथ इत्तेहादी है उस जमात का अपना मौकफ है, और वो मौकफ जमहूरियत में एक दूसरे। मगर अब आपको उनकी जरूरत है, सिर्फ अपोजिशन की जरूरत नहीं है, आपको उनकी भी जरूरत है, अगर आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए तब भी आप सारे आंखों पे है, और वो हमारे साथ ऑन बोर्ड है। वजीर आजम इमरान खान की कराची पैकेज MQM को चाहिए, PMLQ को उनके अपने मामला चल रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी के साथ उनकी कुछ डिमांड्स हैं, कुछ चेंजेस भी हुए हैं, स्टेटमेंट्स आ गई है। मेरा ख्याल है उन्होंने अपना मौकफ 100% परवेज इलाही साहब ने कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया, और सब ऑन बोर्ड है। मैं समझती हूँ कि जहाँ नेशनल इंटरेस्ट आना है वहाँ ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट हमारे पीछे चले जाते हैं, हमारी जात पीछे है, काज आगे है। तो जो नेशनल काज पे मानते हैं, डेवलपमेंट बजट वो मांग रहे हैं, आप नहीं समझते कि वो भी नेशनल इंटरेस्ट में देखिए वो किसी की जात का इशू नहीं है ना, वो भी एक पब्लिक काज का इशू है, तो पब्लिक काज में हुकूमत उनके साथ। आप काफी कॉन्फिडेंट हैं कि पार्लियामेंट के अंदर ये सिंपल मेजॉरिटी के साथ कुछ आइडिया कि कितनी जल्दी ये पास हो जाएगा? देखिए, मुझे ये यकीन है कि जो भी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करता है वो इस पे सियासत नहीं करेगा। नहीं, मगर आपका कोई टाइम फ्रेम होगा, आपने अपनी असेसमेंट की होगी कि जी हमारा चल रहा है, एक लीगल टीम बैठी काम कर रही है। अच्छा, जो ही उनका होमवर्क मुकम्मल हो जाएगा
तो इसको जल्द अज जल्द हम वो फॉर्मेट मैकेनिज्म तय कर लेंगे। असल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कमेटी बनाई है 3 वज़रा पे, उसमें से शाह महमूद कुरैशी साहब चूंकि आउट ऑफ कंट्री थे जी, वो भी वापस आए हैं, तो अब ये एक मैकेनिज्म और एक ओवरऑल असेसमेंट और एनालिसिस वो करेंगे कि इसके लिए हमारे लिए अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म और तरीकाकार और साथ फॉर्मेट क्या होगा और कब इसको हम इनिशिएट करें। इधर हमने छोटा सा वक्फा शामिल करना है नाजरीन, अभी लॉन्ग ऑर्डर आना है इसके हवाले से, तो शायद इसकी भी हुकूमत को इंतजार हो। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद और भी बहुत सारी बातें होनी हैं। डॉक्टर साहिबा ने कहा कि जमहूरियत के कुछ तकाजे होते हैं, वो जो है ये हुकूमत पूरी कर रही है कि नहीं, इसके ऊपर भी सवालात हैं। वक्फे के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ हैं वज़ीर आज़म की मामले खुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात मोहतरमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, जिनके साथ एक 2020 का मैच चल रहा है और मैं फटाफट सवाल उनसे कर रही हूँ। डॉक्टर साहिबा, एक और सवाल जो बड़ा अहम है वो ये है कि हमने देखा कि बड़े कामयाब एक तुलबा की मार्च हुई, स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च। उसके नतीजे के अंदर 300 स्टूडेंट्स के ऊपर पर्चे हो गए, FIRs हो गई, सिडिशन के FIRs हो गए, पब्लिक मेंटेनेंस ऑर्डर के FIR हो गए। एक जो स्टूडेंट है आलमगीर खान, उसको उठा लिया गया, अपने को उठा लिया गया, 2 दिन के बाद उसको कोर्ट में पेश किया गया, फिर उसको जुडिशल रिमांड में भेज दिया गया। और ये जो 300 पर्चे हैं ये अभी तक उधर के उधर ही हैं। फवाद चौधरी साहब ने मुझे पीर को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि जी 2 दिन के अंदर हम ये पर्चे वापस ले लेंगे, चूंकि इसके ऊपर तमाम क़यादत यक जुबान है कि तुलबा को अपना हक मिलना चाहिए। वजीर आजम की ट्वीट भी देखी। अब वो एक सवाल करते हैं, जो इनके वकील हैं, जो वकील हैं आलमगीर खान के और बाकी स्टूडेंट्स के, वो आपके सामने कुछ सवाल रख रहे हैं, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, फिर जवाब लूंगी। बताए, दिखाइए जी। सबसे पहला सवाल तो यह है कि जी आलमगीर एक अनकन्विक्टेड स्टूडेंट है, उसको एक दहशतगर्द की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है। दूसरा सवाल यह है कि ये FIR उसकी अबडक्शन के बाद क्यों रजिस्टर होती है और एकदम से कैसे पता चलता है कि जी आलमगीर उनकी कस्टडी में भी है, जबकि उसकी लापता होने की जो कैंपेन है वो पहले से की जा रही है। दरखास्त देने की भी कोशिश की, FIR भी रजिस्टर कराने की कोशिश की कि आलमगीर किधर है, कोई पुलिस हमारी मदद करे, ढूंढ के दे। उसको हाई सिक्योरिटी बैरक में क्यों रखा हुआ है? वो दहशतगर्द है, वो कन्विक्टेड भी नहीं है, ना वो दहशतगर्द है, वो एक आम सा स्टूडेंट है जो एक अभी तक उसका ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ। उसके अपने वकीलों को उससे मिलने की इजाजत क्यों नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त मेरे पास है वो ये है कि गवर्नमेंट को डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पूरी टीम क्यों चाहिए एक सिंपल जुडिशियल एक्शन को चैलेंज करने के लिए? और इसके ऊपर मेरा दूसरा सवाल यह है कि इन तीनों को एक प्लेटून क्यों चाहिए वकला की, जो स्टेट की रिसोर्सेज पे इनके साथ खड़े होकर बदमाशी करे कोर्ट के अंदर? इंटिमिडेशन टैक्टिक्स नहीं तो ये और क्या है? वो एक तरफ कह रही है कि वो ये FIR वापस ले लेगी और दूसरी तरफ से हुकूमत के जो एजेंट्स हैं, जो हुकूमत के एजेंट्स ऑफ लॉ हैं एज इन द पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, वो क्यों इसके रिमांड को चैलेंज कर रहे हैं और मजीद इन्वेस्टिगेशन की तरफ जा रहे हैं? तो एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन भी है, कंफ्यूजन भी है। तो रामिज सुहेल हैं जी ये एडवोकेट जो स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाहौर कोर्ट में, आप क्या कहेंगी इसके ऊपर? मुझे सबसे पहले तो मैं इस काज के साथ हूँ जो कि स्टूडेंट राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। आप खुद भी तो स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट लीडर रही हूँ और मैंने क्लास 1 से आखिरी अपने मेडिकल स्कूल के ईयर तक मैंने स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, हेड गर्ल के तौर पे और फिर स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट के तौर पे सर्व किया। और फातिमा इना मेडिकल कॉलेज में 5 साल मुसलसल स्टूडेंट प्रेसिडेंट होने का एजाज रहा है। तो मुझे पता है कि जो स्टूडेंट यूनियंस हैं वो कितना अहम किरदार अदा करती हैं आपको एक दूसरे के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, और फिर हार और जीत के दरमियान जो बफर जोन है आप उसमें किस तरह फॉल करते हैं। लोग परेशान इसलिए हैं कि एक तरफ से हुकूमत इतने अच्छे, जिस तरह आप भी बयान दे रही हैं, अच्छे बयान दे रही है, मगर दूसरी तरफ से ये FIR जो है ये ड्रॉप क्यों नहीं हो रही? सब इंस्पेक्टर ने FIR की है पंजाब पुलिस की। इसमें ऐसे है कि अब आप देख लें, छोटी सी मैं आपको मिसाल दे दूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है और पूरी कैबिनेट की अक्सरियत जो है वो जब इधर धरना हुआ, जब यहाँ पे एहतजाज हो रहा था, उनके खिलाफ केसेस बने।
आज प्राइम मिनिस्टर बने, उनकी टीम को 15 माह हो गए हैं, लेकिन वो जो रजिस्टर्ड FIRs हैं उनको खत्म करना एक प्रोसेस है, एक आपका नहीं मगर मैं इसलिए पूछ रही हूँ, देखें जी उस वक्त हुकूमत में कोई और था, इस वक्त हुकूमत में आप हैं, आपके हाथ में सारा मैं आपको ये बता रही हूँ कि 15 माह से हम हुकूमत में है, तो आपकी सीनियर लीडरशिप जो कोर्टों में नहीं सब इनके ऊपर केसेस वो खत्म बड़ा इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ, बड़ा आसान रास्ता है। आसान रास्ता ये है कि जो वसीम अकरम है पंजाब के, बुजदार साहब, उनको आप कहें कि जो आपका सब इंस्पेक्टर है पुलिस का, वो जो FIR उसने दर्ज की हुई है वो वापस ले ले। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जब हमारा इस बात पे कंसेंसस है कि हमने ये FIRs खत्म करनी है, जब हमारा ये कंसेंसस है कि स्टूडेंट्स को जो उनका बुनियादी राइट है वो देना है, तो फिर पुलिस का या हमारे वकला या प्रोसिक्यूशन का एक पॉजिटिव रोल होना चाहिए उसको खत्म करने का, ना कि वो जिस तरह वो मैं सवाल सुन रही थी। मगर ये तो बयान है ना, एक्शन कब होगा? एक्शन जो है मैं आज उस पे फीडबैक ले लेती हूँ कि भाई हमें ये प्राइम मिनिस्टर की जो विजन है उसके खिलाफ है, क्योंकि वो एक आपको देते हैं रोड मैप, तो बीइंग हिज फॉलोअर हम सबको उस रोड मैप को टो करना है, उस पर तो मैं आज ऑन एयर आपसे कमिटमेंट ले रही हूँ कि नेक्स्ट वीक मैं आपको फोन करूंगी इसी प्रोग्राम से, और आप मुझे उनके FIRs की नोयत का नहीं पता कि FIRs जो है, तो आप अपने मुझे लेट मी गेट द फीडबैक फ्रॉम IG पंजाब एंड आई एश्योर यू कि किसी के साथ नाइंसाफी और ज्यादती नहीं होगी। अच्छा, एक और सवाल आपसे, एक और मसला जो है ऑपोजिशन के साथ आपका अड़ने वाला है और अड़ चुका है, वो इलेक्शन कमीशन की जो तैनाती होनी है, उसके अंदर एक बलूचिस्तान से, एक सिंध से, फिर खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती की बात हो रही है। ये मामला रफा दफा होगा या आप समझते हैं वापस सुप्रीम कोर्ट जाएगा? देखिए, ये एक डबल फेस जो अपोजिशन का है, आज पार्लिमानी मीटिंग में उन्होंने एक हफ्ता खुद जो है हुकूमत से रिक्वेस्ट करके टाइम बाय किया। एक तरफ जो है वो कंसेंसस के लिए एक वीक की मिल बैठ के कंसल्टेशन के साथ एक आपने टाइम फ्रेम सेट किया, और दूसरे ही लम्हे आप चोर दरवाजे से जा पहुंचे रहबर कमेटी के जरिए सुप्रीम कोर्ट में 213A की तशरीह के लिए। तो इसका मतलब है कि आपको आप दिखाते कुछ और हैं, मारते कुछ और हैं, आपका यानी कॉल और फेल में तजाद है उस अपोजिशन का। अब उसमें हमारा रोल क्या है, बीइंग अ गवर्नमेंट? हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा कोई भी इदारा जो है नॉन फंक्शनल हो, कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा कोई 6 दिसंबर को नॉन फंक्शनल होने जा रहा है, 6 दिसंबर में तो 2 दिन रह गए। इसमें हमारी कोशिश ये है कि हम इस अदारे को एज पर लॉ अपना रोल प्ले करते हुए एज अ गवर्नमेंट, जो सबसे छोटा सूबा हमारा बलूचिस्तान है उसके मेंबर पे कंसेंसस हुआ था, लेकिन अपोजिशन ने वो भी विथड्रॉ किया। वो इसलिए उन्होंने विथड्रॉ किया, उन्होंने कहा है कि एक जो है वो UNDP का स्टाफर है और दूसरे जो है वो एक बिजनेसमैन है, तो ये तो हमारे उसके खिलाफ है। एक पे उनका हो गया था, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड आई एम श्योर कि इस हवाले से एक अच्छी खबर आपको आएगी। जी, दूसरी तरफ एक और मामला सामने आया, FIA का आपने एक नया डायरेक्टर लगाया, वाजिद ज़िया साहब। वाजिद ज़िया साहब वही शख्सियत है जिन्होंने JIT को पैनमा केस के अंदर लीड किया था, तो गलत काम किया। अच्छा नहीं, मेरा पूरा सवाल सुने ना, आप पहले ही छिक्का मार गई हैं। बशीर मेमन साहब जो हैं, जो अब रिटायर होना था उन्होंने, मगर हमने देखा कि एहतजाजन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आपने क्यों नहीं इंतजार किया कि जी वो रिटायर कर जाते? उनके रिटायरमेंट में 2 हफ्ते रह गए थे, आपने पहले ही उनका तबादला कर दिया, उन्होंने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान को हमने बदलना है, जो फॉर ग्रांटेड प्रिविलेज है ना, फॉर ग्रांटेड, कि चूंकि उन्होंने चले जाना था तो इसलिए उनको जो है वो हाथ पे हाथ रख के हुकूमत बैठी रहती, वो छुट्टी लेके तशरीफ ले रहे थे और 2 हफ्ते हुकूमत के काम रोक दिए जाते, डिसीजन मेकिंग जो है वो ना होती। आप देखें, ये सारा एक इसी चीज को हम बदलना चाह रहे हैं, सोच को। अच्छा,
इंस्टीट्यूशन को मजबूत करें, शख्सियात कभी भी हमारे सोर्सेज हमें ये बताते हैं कि बशीर मेमन के ऊपर बहुत सारा सियासी प्रेशर था कि वो नून लीग के लीडरान के ऊपर केसेस बनाए, तो उन्होंने क्यों नहीं बनाया? और जब प्रेशर था उन्होंने जब मना किया तो वजीर आजम, सुन ले क्या बयानिया था कि वजीर आजम ने फिर उनके नाराजगी का इजहार किया, और ये जो नाराजगी का इजहार था ये उनके तबादले में मुझे बताएं कि वजीर आजम तो 15 माह से वजीर आजम है, तो ये 15 दिनों में ही उन्होंने नाराजगी का इजहार उन पे कैसे करना था? बिलखुसूस जो केस था वो था मोहम्मद बशीर जो जज थे, उनके ऊपर जब ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो शायद उनके ऊपर ये प्रेशर था कि ये सेडिशन के पर्चे जो हैं नहीं, ये सारा जो है वो शायद पे मबनी बयानियां जो है, ये सोर्सेज है हमारी, वो सोर्सेज जो है आपके इंतहाई नालायक और नकम्मे हैं, उन पर रिलाय करना छोड़ दें। अच्छा, मगर ये जो सोर्सेज हैं ये बिल्कुल मैं आपको कह सकती हूँ कि गलत बयानी कर रहे हैं आपके साथ, वो कोई आपके दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे बिलीव नहीं। खैर, मेरे दिल में जगह बना के शायद उनको कोई फायदा ना हो। एक और मैं आपसे पूछूंगी, चूंकि आपकी जो मिनिस्ट्री है उससे ये बात बड़ी रिलेटेड है। अक्टूबर के अंदर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसके अंदर CPJ, कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, जो जर्नलिस्ट के हकूक को देखती है पूरी दुनिया में, उनके जो एशिया डायरेक्टर हैं उनके पास एक वीजा था पाकिस्तान के लिए। वो जब अक्टूबर में यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आए तो उनको स्टैंप तो कर दिया गया, मगर बाद में उनका नाम कहीं स्टॉप लिस्ट में निकला और फिर उनको वापस वॉशिंगटन भेज दिया गया। वहां पे जाके उन्होंने स्टेटमेंट दे दी। अब मुझे ये बताइए कि जब उनको आपने अंदर आने ही नहीं देना था तो फिर उनको वीजा क्यों इशू किया गया, और स्टॉप लिस्ट पे उनको किसने डाला और क्यों डाला? सबसे पहली इसमें क्लैरिटी आपको ये आनी चाहिए कि मुझे सबसे पहला इस मुल्क का जो सॉवरेनिटी है बहुत अजीज है। मुझे इस मुल्क के अंदर वो जर्नलिस्ट हो या कोई बिजनेसमैन हो या कोई टूरिस्ट हो, जो भी इस मुल्क में आएगा उसको इस मुल्क की सोशो कल्चर, रिलीजियस नॉर्म और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को की पासदारी करनी है। लेके आया, दूसरी तरफ से स्टॉप। देखिए, उसमें बहुत सारे जब आप वीजा इशू हो जाता है किसी भी शख्स का, तो किसी भी सॉवरेन स्टेट का ये हक होता है कि वो किसी को अपने मुल्क के अंदर आने की इजाजत दे या ना। वीजा दे के अगर उसके ऊपर कुछ कंसर्न्स, कुछ आपके कौमी सलामती के इश्यूज और जिसमें आप और मैं उसका तयन नहीं कर सकते। कौन कर सकता है? कुछ उसके पीछे कुछ बैकग्राउंड्स होती हैं किसी भी शख्स की। हजारों जर्नलिस्ट पाकिस्तान आए भी हैं, आते भी रहेंगे और एक प्रोसेस के तहत उनको फैसिलिटेशन हम देते रहेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की नीयत से आए, वो जर्नलिस्ट हो या कोई भी हो, मुझ समेत किसी को भी उनको ये हक नहीं देना चाहिए।